हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रिपरेशन ऑफ एसिड पढ़ा था और हमने बेसिसिटी के हिसाब से भी एसिड को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया था फर्दर कि मोनो बेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक, है ना। मैंने बताया था कि एसिड की बेसिसिटी होती है बेटा और एक बेस की एसिडिटी होती है। हमने एसिड को प्रिपेयर किया था बाय सिंथेसिस, बाय एक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद वाटर, by the action of non-metal with oxygen and by displacement। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को डिस्कस कर रहे हैं। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, हम ये कहें कि रिएक्शन विद बेस या रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड सेम ही बात है भाई, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेटा बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड प्लस बेस कन्वर्टेड इनटू साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CuO प्लस H2SO4 को रिएक्ट करवा रही हूँ, दैट इज कन्वर्टेड इनटू CuSO4 प्लस H2O। CuO क्या है? मेरा मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर होते हैं। बस कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। वैसे जर्नली मेटल ऑक्साइड बेसिक रहेंगे, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है भाई? जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। लाइक मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूं या जिंक ऑक्साइड की बात करूं, तो ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं भाई। ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ इनको रिएक्ट करवा रहे हो, उसी हिसाब से अपना बिहेवियर शो करेंगे। जनरली हमारी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 कन्वर्टेड इनटू CuSO4 प्लस H2O। जब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल क्लोराइड। किसी मेटल क्लोराइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल का साल्ट बन जाएगा और कोई दूसरा एसिड वहां से हम प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर मैं NaCl प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके चले, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा NaHSO4 प्लस HCl दूसरा एसिड बन गया भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन कुछ कंडीशन पे पॉसिबल है भाई कि एक तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड होना चाहिए और दूसरा रिएक्शन को करवाते वक्त टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। और अगर मैं मेटल क्लोराइड के साथ बात करूं तो मेटल क्लोराइड के साथ हमारा सिर्फ एक ही एसिड रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटल ऑक्साइड को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करूं तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट प्लस वाटर बनता है। अगर हम मेटल क्लोराइड के साथ बात करें तो मेटल क्लोराइड के साथ एक ही एसिड रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और वो हमें कोई दूसरा एसिड प्रोड्यूस करवाता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके लिए कुछ कंडीशन है, लाइक टेम्परेचर विल बी अबव 200 डिग्री सेल्सियस एंड एसिड विल बी कंसंट्रेटेड। अगली प्रॉपर्टी है मेटल प्लस एसिड। जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं भाई तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। देखो, जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ करवा रहे थे तब मेटल साल्ट प्लस वाटर हमें मिल रहा था, लेकिन जब मेटल को एसिड के साथ करवा रहे हैं तो मेटल के साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4 कन्वर्टेड इंटू ZnSO4 प्लस H2, कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस का हमें पता कैसे चलता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि हम लाइटनिंग मैच स्टिक उसके पास लेके जाएंगे जिस कंटेनर में हमने मेटल और एसिड की रिएक्शन करवाई है, और जैसे ही लाइटनिंग मैच स्टिक उसके पास जाएगी तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी जो हमें बताएगी कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है भाई, ठीक है। एक जलती हुई कोई भी चीज आप लेके जा रहे हैं उसके पास और पॉप साउंड अगर आ रही है तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो अपना साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है भाई। लेकिन अगर मैं एक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात करूं, इट डज नॉट गिव हाइड्रोजन बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा, जैसे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी तुरंत उसको ये ऑक्सीजन दे देगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम मेटल को, तो हाइड्रोजन गैस ना मिलने की बजाय हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा HNO3 और ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाता, ये तुरंत ऑक्सीडेशन करवा देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम और मैग्नीज की, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ अगर हम इस HNO3 नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है भाई। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि जो हम HNO3 लेके चलेंगे वो 1 से 2% डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो 2% या 1% डाइल्यूटेड फॉर्म है HNO3 की और फिर हम उसे मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगला है हमारा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। जब मेटल कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल के साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 प्लस HCl। CaCO3 क्या, एक मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैंने एक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी किसी मेटल कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मेटल का साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ से आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए एक बताया टेस्ट आपको कि आप क्या करेंगे, लाइटनिंग मैच स्टिक पास लेके जाएंगे एंड पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। सेम वैसे ही बेटा अगर मैं CO2 की बात करूं तो उसको भी हम बता सकते हैं कैसे, कि अगर हम उसको कैल्शियम ऑक्साइड में डालें ना, क्विक लाइम में डालें, तो टर्म लाइम वाटर मिल्की। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है H2O और CO2 निकलता है भाई। और CO2 गैस को हम कैसे बता सकते हैं कि जो CaO में जब हम इस CO2 को मिक्स करेंगे तो वो उसके कलर को मिल्की कर देगा, टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की। ठीक है भाई। उसके बाद अगला हमारा मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड के साथ जब हम एसिड मिलाते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है, SO2 गैस निकलती है, प्लस में H2O बनेगा। मेटल सल्फाइड मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल Na2SO3 प्लस HCl कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है, तो जब Na2SO3 हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बन जाएगा, SO2 गैस निकलेगी और H2O बनेगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, मैंने बोला है सल्फाइट बेटा, तो 3 वर्ड्स आपको कंफ्यूज ना करें, ये सल्फाइट, सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। सल्फाइट मतलब SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट मतलब SO4 2 नेगेटिव, और सल्फाइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज S2 नेगेटिव। इनको याद रखना बेटा, ये तीनों बड़े कंफ्यूज करते हैं, सेम से हैं। तो सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड्स S2 नेगेटिव। ठीक है, अगली रिएक्शन है मेटल सल्फाइड विद एसिड, तो मेटल सॉल्ट बनेगा, SO2 बनेगा और H2O बनेगा। अगली है रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट। अगर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है तो हमें क्या मिलता है भाई, देखो कार्बोनेट के साथ था तो CO2 गैस मिली थी, सेम अगर बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो भी CO2 गैस मिलेगी। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में सेम ही प्रोडक्ट निकलता है, बस क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो रिलीज हो रहा है उस रिएक्शन में उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी बस। जैसे कि CaHCO3 ट्वाइस प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये, प्लस 2 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम क्लोराइड आफ्टर गिविंग ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बेटा। ठीक है,
और अगर मैं कार्बोनेट की बात करूँ तो कार्बोनेट में क्या था, उसमें भी सेम था कैल्शियम क्लोराइड, बट वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारे पास वन वहां पे मिल रहा था। ठीक है, तो आप मेटल कार्बोनेट के साथ करो या बार कार्बोनेट के साथ करो, दोनों ही केस में आपको मेटल का साल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी बेटा। अगला है रिएक्शन विद बाइसल्फाइड्स। तो आप चाहे सल्फाइड्स के साथ करें या बाइसल्फाइड्स के साथ करें, दोनों ही केस में आपको वही सेम SO2 गैस और H2O गैस ही मिलेगी, है ना। मैंने बताया था मेटल सल्फाइड सल्फाइट या बाइसल्फाइट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का साल्ट मिलेगा, SO2 गैस मिलेगी और H2O गैस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल NaHSO3 converted into plus HCl converted into NaCl plus H2O प्लस SO2। तो ये याद रखना चाहिए, हम मेटल सल्फाइड के साथ एसिड को रिएक्ट करवाएं या मेटल बाइसल्फाइड के साथ एसिड को रिएक्ट करवाएं, दोनों ही केस में हमें सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा मेटल के सॉल्ट के साथ। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। देखो सल्फाइड मतलब SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव और सल्फाइड मतलब S2 नेगेटिव। तो मेटल सल्फाइड क्या रहेगा, जैसे जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड को मैंने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, मेटल के क्लोराइड मिलेंगे। जिंक सल्फाइड लेके चले हैं तो जिंक क्लोराइड मिल जाएगा, प्लस में हमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S मिलती है। और H2S को हम कैसे, तो जब हम जिंक सल्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो जिंक के क्लोराइड और हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी। और इस गैस को हम कैसे पहचानते हुए, रोटन एग स्मेल आती है। उसके बाद है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस के बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले भी पढ़ा था, विच इज बिटर इन टेस्ट और टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, जो हमें एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएं तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं NaOH की बात करूं, NaOH को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। OH नेगेटिव हमें मिला है तो हम कह देते हैं कि ये क्या है भाई, एक बेस है। ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप के हमारे जितनी भी मेटल्स हैं उनको हम एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, और उनके हाइड्रो ऑक्साइड जो बनते हैं बेटा वो बेसिक रहेंगे, क्योंकि NaOH मैंने अभी देखा, ऐसे ही हम KOH की बात कर सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, है ना। तो हाइड्रो ऑक्साइड हमारे बेसिक नेचर के हैं। तो मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड जब हम इनको एक्वस में ले जाएंगे तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। और अगर मैं एल्कलाइन मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड की बात करूं तो वो सारे के सारे बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो एल्कलाई वर्ड आपको जहाँ पे भी दिखे मतलब हम बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन बेस की बात कर रहे हैं जो वाटर सोल्यूबल है। सारे के सारे हमारे वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं भाई बेस। लाइक मैं CuOH ट्वाइस की बात करूँ या FeOH थ्राइस की बात करूँ, बेस है ये भी, क्योंकि जब एक्वस सॉल्यूशन में हम कॉपर हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड को भी लेके जाएंगे तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन बेस को हमने स्पेशल नाम दे दिया है, दैट इज एल्कलाई। ठीक है, उसके बाद बेस को मैंने डिफाइन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो बिटर इन टेस्ट होते हैं हम उनको बेस कह रहे हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेस होते हैं। पीएच स्केल पे हमने स्ट्रेंथ के बेस पे देखा था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच स्केल पे हम लेके जाएंगे तो जिनकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रही है वो भी बेस होते हैं। और हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की हेल्प से भी बेसिस को पहचाना था कि स्मेल या ऑर्डर के बेस पे हम वहाँ पे बता रहे थे कि ये बेस है। और हमने नेचुरल इंडिकेटर लाइक लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, इनके बेसिस पे भी बताया था कलर ऑफ सॉल्यूशन देख के कि गिवन सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। अब एसिडिटी को देखते हुए हम बताएंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया था कि एक एसिड की बेसिसिटी होती है और एक बेस की एसिडिटी होती है भाई। तो मैंने अकॉर्डिंग टू एसिडिटी बेस को डिफाइन किया है मोनो एसिड, डाई एसिड एंड ट्राई एसिड। जो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लेके जाएं एक्वस सॉल्यूशन में बेस को और 1 OH नेगेटिव आयन दे तो वो मोनो एसिडिक होते हैं भाई। अगर वो 2 OH नेगेटिव आयन देगा तो डाई एसिडिक हो जाएगा।
और अगर 3 OH नेगेटिव आयन देगा तो हम उसको ट्राई एसिडिक कहेंगे। मोनो एसिडिक में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें NaOH, KOH, अगर हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएंगे, NaOH किस में डिसोसिएट हो रहा है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, KOH K पॉजिटिव OH नेगेटिव में हमें एक OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, तो वो मोनो एसिडिक हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें CaOH ट्वाइस की या CuOH ट्वाइस की, CaOH ट्वाइस को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएंगे किस में डिसोसिएट हो रहा है, Ca2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव में, हमें 2OH नेगेटिव आयन मिल रहे हैं, तो ये डाई एसिडिक इन नेचर हो गया। हम बात करें AlOH थ्राइस, अगर AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेके जाएंगे, ये डिसोसिएट हो जाएगा Al3 पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव आयन में। 3OH नेगेटिव आयन हमें मिल रहे हैं, तो ये ट्राई एसिडिक इन नेचर हो गया। तो हम ये देखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद वो कितना OH नेगेटिव आयन दे रहा है, उसी हिसाब से हम बेस की एसिडिटी को डिफाइन करेंगे। 1 OH नेगेटिव तो मोनो एसिडिक, 2 OH नेगेटिव आयन तो डाई एसिडिक, एंड 3 OH नेगेटिव आयन मीन्स ट्राई एसिडिक इन नेचर हो जाएगा।